पुलिस को बोरे के अंदर एक लाश मिलती है। पुलिस हैरान थी कि आखिर ये लाश किसकी है, कहाँ से आई। लेकिन उसकी पत्नी बताती है कि दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन धीरे धीरे जब यह कहानी खुलती है तो पता चलता है कि दुश्मन कोई और ही नहीं था, घर के अंदर ही मौजूद था। दुश्मन कोई और नहीं था, कोई अपना ही था, और इतना अपना कि जिस पर पूरे तरीके से आप भरोसा कर सकते हो। रिश्ता एक ऐसा जो नाजायज़ संबंधों के बलबूते पर फल फूल रहा था, और जब इस कहानी का पर्दाफाश होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा अगर हमें खतरा होता है तो कहीं ना कहीं अपनों से ही होता है। लेकिन बात यह भी है कि अगर हम अपनों पर भरोसा ना करें तो फिर किस पर भरोसा करें। अब इन दोनों चीज़ों में उलझी है आज की ये कहानी। और हकीकत बात यह है दोस्तों कि भरोसा अपनों पर ही होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब भी भरोसा तार तार होता है तो अपनों से ही होता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की ये क्राइम की कहानी आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। सच में अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों तक दिल को झकझोर देने वाली जो कहानियाँ हैं ये पहुँचा सकूँ, ताकि हम बहुत सारी सीख इससे ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की कहानी के बारे में। 29 मार्च 2019 की घटना है। सुबह के 7 बज चुके थे। इंदौर के खरजाना क्षेत्र में रहने वाले बाबूलाल, रमेश चंद्र बंसी तथा गोलू ने झलारिया रोड पर स्थित बद्री पटेल के फ्लैट के सामने वाले मैदान में प्लास्टिक के बोरे देखे तो वो वहीं रुक गए। उन बोरों में किसी की लाश थी। लाश को 2 बोरों में इस तरीके से बंद किया गया था कि एक बोरा चेहरे से कमर तक लाश को ढके था, तो दूसरा बोरा पैरों की तरफ से लाश को पहचान कर कमर में बांध दिया गया था, और बीच में जो खाली जगह बची थी उसमें से नीली जीन्स और शर्ट बाहर की तरफ झांक रहे थे। इससे लग रहा था कि उन बोरों में किसी की लाश है। उन्होंने यह जानकारी उधर से गुजर रहे लोगों के अलावा फ़ोन करके थाना खरजाना को दे दी। लाश मिलने की सूचना पाते ही टीआई प्रीतम सिंह प्रधान, आरक्षी प्रवेश सिंह, आरक्षी प्रवीण सिंह पंवार आदि के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां तमाम लोग एकत्रित हो चुके थे। टीआई ने वहां पहुंचकर देखा कि एक प्लॉट के किनारे पर बोरों में बंद एक लाश पड़ी है, और लाश वाले बोरे के पास एक युवती बैठकर रो रही है। टीआई के पूछने पर उसने बताया कि बोरे में बंद लाश उसके शौहर बबलू खान की है। दुश्मनी के चलते किसी ने उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर टीआई चौंके कि बोरे में बंद लाश को उस महिला ने पति के रूप में कैसे शिनाख्त कर ली। इस बारे में उन्होंने उस महिला से पूछा तो महिला ने बताया कि उसका शौहर कल शाम से लापता है। आज लाश के मिलने की सूचना पर जब वह यहाँ आई तो जीन्स और शर्ट देखकर वह समझ गई थी कि यह उसके पति बबलू की ही लाश है। महिला ने अपना नाम फिरोजा बताया। शव बोरे से बाहर निकलवाने से पहले टीआई ने इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दे दी, और कुछ ही देर में एसपी मोहम्मद यूसुफ फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने बोरों से लाश बाहर निकलवाई तो वास्तव में वह लाश फिरोजा के पति बबलू खान की ही निकली। इसके बाद तो फिरोजा दहाड़े मार कर रोने लगी। उसका घर वहां से 300 मीटर दूर खिरजाबाद कॉलोनी में था। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसके सिर पर चोट का निशान मिला। इसके अलावा उसके गले को धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि पहले बबलू के सिर पर वार किया गया होगा और फिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसका गला रेता गया होगा। लगभग 34 साल का बबलू काफ़ी मजबूत कद काठी का था। अनुमान था कि उसके कत्ल में
1 से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। बहरहाल पुलिस ने मौके की कार्यवाही निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद टीआई ने बबलू के परिवार वालों से बात की। उसके भाई ने बताया कि रात में लगभग 4:30 बजे बबलू की बीवी फिरोजा ने उसे फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे भाई अभी तक घर नहीं लौटे और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। इसके बाद टीआई प्रीतम सिंह ने बबलू खान की पत्नी फिरोजा से पूछा तो उसने बताया कि रात लगभग 1 बजे मेरे शौहर के मोबाइल पर उनके पार्टनर कमल राठी का फ़ोन आया था। फ़ोन सुनकर उन्होंने कहा कि कमल राठी की गाड़ी पकड़ी गई है और उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने घर से 70-80 हज़ार रुपये लिए और कुछ देर में वापस आने की बात कहकर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह 4:30 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वह घर नहीं लौटे। मैंने उनके मोबाइल पर फ़ोन लगाया तो वह बंद था। फिर मैंने कमल राठी को फ़ोन लगाया। उन्होंने बताया कि बबलू खान रात में उनके पास आया ही नहीं। यह सुनकर मैं डर गई और उसी समय मैंने अपने देवर को फ़ोन लगाकर यह खबर दी। देवर ने भी उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उड़ती खबर सुनकर जब मैं सुबह यहाँ पहुँची तो इनकी लाश मिली। पुलिस ने जब लाश की तलाशी ली तो बबलू की जेब से 10,000 रुपये और एक जवान खूबसूरत युवती की तस्वीर मिली। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। चूँकि फिरोजा ने बताया था कि पति के मोबाइल पर आखिरी कॉल कमल राठी की आई थी, इसलिए पुलिस ने पहले कमल से ही पूछताछ की। कमल राठी ने टीआई प्रीतम सिंह को बताया कि बीती रात उसने बबलू खान को फ़ोन किया ही नहीं था। इससे पुलिस को लगा कि फिरोजा झूठ बोल रही है। अगर यह मान भी लिया जाता कि वह सच बोल रही है तो फिर बबलू ने पत्नी से कमल राठी का फ़ोन आने की झूठी बात क्यों कही थी। इसी दौरान टीआई को मृतक की जेब से मिली उस खूबसूरत जवान युवती की तस्वीर याद आ गई जो तलाशी के दौरान 10,000 रुपयों के साथ मिली थी। इससे टीआई ने अनुमान लगाया कि हो सकता है जिस महिला की फ़ोटो बबलू की जेब से मिली थी उस महिला के साथ बबलू के अवैध संबंध रहे हों, क्योंकि फिरोजा का कहना था कि उसका पति घर से 70-80 हज़ार रुपये लेकर निकला था, जबकि लाश की तलाशी में केवल 10,000 रुपये ही उसकी जेब से मिले थे। ऐसे में संभावना यह थी कि बाकी का पैसा मृतक ने फ़ोटो वाली युवती के संग अय्याशी में उड़ा दिया हो सकता है कि अय्याशी के दौरान किसी बात पर तकरार होने से युवती के परिजन या उसके दूसरे साथियों ने बबलू का कत्ल कर दिया हो। पूछताछ में फिरोजा ने बताया था कि उसके शौहर को पराई जवान लड़कियों की संगत की लत थी, लेकिन अब सवाल यह था कि मामला अगर यही था तो हत्यारे ने जेब में 10,000 रुपये और सोने की चेन और अंगूठी क्यों छोड़ कर गए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि बबलू की जेब से पैसे वाली फ़ोटो युवती ने निकलवाए थे तो वह जेब में अपनी फ़ोटो क्यों छोड़ती। टीआई प्रीतम सिंह को पूरे मामले में बड़ी साजिश नजर आने लगी। घुमा फिराकर उन्हें फिरोजा पर ही शक हो रहा था। पुलिस ने मृतक की बीबी फिरोजा की कुंडली खंगाली तो पूरी कहानी साफ नजर आने लगी। फिरोजा के फ़ोन की कॉल डिटेल से पता चला कि उस रोज़ उसने रात 2 बजे के आसपास मनसब नगर खरजाना में रहने वाले इम्तियाज़ से काफ़ी कम समय के अंतर में 2 बार बात की थी। यह बात फिरोजा ने पुलिस से छिपाई थी, जबकि उसका कहना था कि बबलू के जाने के बाद उसकी नींद सुबह 4 बजे टूटी थी। इससे पुलिस ने अपने मुखबिर को इम्तियाज़ की जानकारी जुटाने में लगा दिया। पता चला कि 29 साल का इम्तियाज़ बबलू के चचा जान का बेटा यानी 28 साल की फिरोजा का चचेरा देवर है। पुलिस को इम्तियाज़ के मोबाइल की लोकेशन भी रात में 1 बजे से सुबह 3 बजे के आसपास फिरोजा के घर की मिली। पुलिस ने इम्तियाज़ को उसी रोज़ शाम को उसके घर से हिरासत में ले लिया। इम्तियाज़ को पुलिस की ऐसी सक्रियता का जरा भी इल्म नहीं था, सो उसका चौंकना लाजमी था। टीआई प्रीतम सिंह ने उसके सीधे सवाल किया, आधी रात को तुम अपनी भाभी फिरोजा के साथ उसके घर पर क्या कर रहे थे? आप ये क्या कह रहे हैं जनाब? भाभी माँ के समान होती है, वह बोला। तो मैंने कब कहा कि तुम्हारी बीवी जैसी होती है? मैं तो केवल यह पूछ रहा हूँ
कि बबलू तो रात 1 बजे घर से कहीं जाने का बोलकर निकल गया था और वापस भी नहीं लौटा। इस बीच रात को तुम्हारी फिरोजा से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई और इसके बाद तुम फिरोजा के पास चले गए। टीआई ने कहा, जी यह सही नहीं है। ना तो मेरी फिरोजा भाभी से बात हुई और ना ही मैं उनके घर गया। इम्तियाज़ ने सफाई दी। इम्तियाज़ ने यह सफ़ेद झूठ बोला था क्योंकि पुलिस के पास फिरोजा के साथ रात में फ़ोन पर बात होने का सबूत था और इसलिए मुंह खुलवाने के लिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो इम्तियाज़ जल्द ही टूट गया। उसने न केवल फिरोजा के साथ इश्क के चक्कर में बबलू की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली बल्कि इस राज को भी बेपर्दा कर दिया कि इस जुर्म में फिरोजा भी बराबर की शरीक थी। इसलिए रात में ही पुलिस ने फिरोजा को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद दोनों ने बबलू की हत्या की चौंकाने वाली कहानी बताई। इंदौर की न्यू खिजराबाद कॉलोनी में अपनी खूबसूरत बेगम फिरोजा के साथ रहने वाले हबीब उर्फ बबलू एक स्क्रैप कारोबारी था। वह गुजरात से पुराना सरिया लाकर इंदौर और आसपास के इलाकों में थोक में सप्लाई करता था। सांवेर रोड पर उसकी स्क्रैप की दुकान और गोदाम था। बबलू के धंधे में कमल राठी भी उसका सहयोग करता था। करीब 7 साल पहले बबलू का विवाह फिरोजा से हुआ था। फिरोजा निहायत ही खूबसूरत थी। हालांकि वह तलाकशुदा थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर बबलू इतना फिदा हुआ कि उसने तलाकशुदा होने के बावजूद भी उससे निकाह कर लिया। निकाह के 2 साल तक तो बबलू फिरोजा के पल्लू से बंधा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे धंधे पर ध्यान देना शुरू किया तो जल्द ही आम पारिवारिक जिंदगी जीने लगा। लेकिन फिरोजा को तो अपने शौहर को हमेशा अपने पल्लू में बांध कर रखने की आदत थी, सो उसे पति की यह बेरुखी रास नहीं आई। लेकिन सच्चाई केवल इतनी ही नहीं थी। एक सच यह भी था कि बबलू तो पराई औरतों के संग की लत शादी से पहले थी। यह बात कुछ समय तक तो फिरोजा से छिपी रही, लेकिन कब तक छिपती। जल्दी उसे पति की इस हरकत का पता चला तो उसने इम्तियाज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 29 वर्षीय इम्तियाज़ बबलू का सगा चचेरा भाई था जो पास में ही मनसब नगर में रहता था। वह उसी रोज़ से फिरोजा को हसरत भरी नज़रों से देखा करता था जिस रोज़ फिरोजा बबलू की बेगम बनकर आई थी। देवर भाभी के रिश्ते का फ़ायदा उठाकर उसने कुछ समय तक फिरोजा की नज़दीकी पाने की कोशिश भी की थी। इस बात को फिरोजा भी समझती थी, पर उसने उसे लिफ्ट नहीं दी। दूसरे उस समय बबलू दिन रात फिरोजा के पास ही बना रहता था, सो उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन जब फिरोजा ने शौहर की अय्याशियों की कहानी सुनी तो उसे इम्तियाज़ का ध्यान आया। इम्तियाज़ पहले तो रोज़ किसी न किसी बहाने उसके घर आता रहता था, लेकिन फिरोजा की बेरुखी को देखते हुए उसका आना जाना काफ़ी कम हो गया था। इसलिए कुछ दिन बाद एक रोज़ जब इम्तियाज़ फिरोजा के घर आया तो फिरोजा ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और काफ़ी दिनों बाद आने की शिकायत भी की। फिरोजा के बदले व्यवहार से इम्तियाज़ चौंक गया, सो उस रोज़ के बाद वह आए दिन जानबूझकर फिरोजा से मिलने ऐसे समय में घर आने लगा जब बबलू अपनी दुकान पर निकल जाता था। फिरोजा समझ चुकी थी कि इम्तियाज़ उसे अब भी चाहता है, इसलिए वह इम्तियाज़ के साथ घुल मिल कर बातें करने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक रोज़ डरते डरते इम्तियाज़ ने फिरोजा का हाथ पकड़ लिया। यूँ डरकर औरत का हाथ पकड़ने वाले मर्द मुझे अच्छे नहीं लगते। औरत का हाथ थामो तो कलेजा रखो, वरना इसी बस्ती में इन आँखों की मस्ती और हुस्न के दीवाने बहुत हैं। फिरोजा ने अदा के साथ आंखें मटकाते हुए इम्तियाज़ से कहा। यह सुनकर एक पल के लिए इम्तियाज़ रुका, फिर उसने झटके से खींचकर फिरोजा को अपनी गोद में गिराते हुए कहा, हिम्मत की बात ना करो, अगर बबलू की बीवी ना होती तो कब का उठा कर ले गया होता। मुझसे कहा तो होता एक बार, उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद साथ चल देती। कहते हुए फिरोजा ने इम्तियाज़ को अपनी बाहों के घेरे में ज़ोर से कस लिया और इसके बाद डरने का कोई कारण इम्तियाज़ के पास रह ही नहीं गया था। दोनों ने ही अपनी हदें पार करके अपनी हसरतें पूरी की। इस घटना के बाद तो मानो दोनों केवल इसी सुख के लिए जिंदा थे। इम्तियाज़ दिन भर फ़ोन हाथ में पकड़े रहता और इधर जैसे ही फिरोजा को मौका मिलता वह इम्तियाज़ को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती। 2 साल तक दोनों की प्रेम लीला बिना रुकावट के चलती रही। इधर वक्त के साथ बबलू भी दूसरी औरतों के फेर में फिरोजा की तरफ से बेपरवाह होता जा रहा था।
फिरोजा कभी कुछ कहती तो उल्टे वह उससे मारपीट ही भी करने लग जाता था। इसी दौरान कुछ समय पहले बबलू ने सुजालपुर में 8 बीघा ज़मीन का सौदा कर उसकी रजिस्ट्री फिरोजा के नाम करवा दी। बस इस ज़मीन के कागज़ हाथ में आते ही फिरोजा और इम्तियाज़ का दिमाग घूमना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि यदि किसी तरीके से बबलू से छुटकारा मिल जाए तो वो दोनों इस ज़मीन पर खेती किसानी करके आसानी से ज़िंदगी बिता सकते हैं। इसलिए फिरोजा ने कुछ दिनों से ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि बबलू गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। बबलू को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन गुस्से में वह तलाक के बदले उसकी पिटाई कर देता। इस दौरान बबलू की गैर मौजूदगी में अक्सर फिरोजा के पास इम्तियाज़ के आने से मोहल्ले में दोनों के अवैध संबंधों की चर्चा भी होने लगी थी। इसलिए दोनों को डर लगने लगा था कि कहीं यह बात बबलू के कानों तक पहुंच गई तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों ने महीने भर पहले बबलू की हत्या की योजना बनाने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार इम्तियाज़ ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां लाकर फिरोजा को दे दी। फिरोजा ये गोलियां रात को खाने में मिलाकर बबलू को खिलाने लगी। उसका सोचना था कि गोली खाकर सोने से बबलू किसी दिन सोता ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर 28-29 मार्च को फिरोजा ने खाने में और अधिक गोलियां मिलाकर बबलू को खिला दी। इससे बबलू गहरी नींद में चला गया, मगर उसकी सांस चलती रही। यह देखकर फिरोजा ने रात 1:30 बजे अपने प्रेमी देवर इम्तियाज़ को फ़ोन कर घर बुला लिया। फिरोजा ने उससे कहा कि इसका आज ही काम तमाम कर दो। तब इम्तियाज़ ने गहरी नींद में सो रहे बबलू के सिर पर लाठी से जोरदार प्रहार किया और इससे बबलू बेहोश हो गया और उसने बड़ा सा चाकू उसके गले के अंदर तक डालकर चाबी की तरह घुमा दिया। कुछ ही देर में बबलू की मौत हो गई और इसके बाद दोनों को उसकी लाश ठिकाने लगाने की सूझी। इसके लिए इम्तियाज़ नरवल में रहने वाले अपने दोस्त कादिर से उसकी एक्टिवा लेकर आया था और फिर दोनों ने मिलकर लाश को प्लास्टिक के 2 बोरे पहनाकर बंद कर दिया और फिर कमरे का खून साफ करने के बाद दोनों ने सेक्स का खेल खेला। इसके बाद एक्टिवा पर लाश रखकर इम्तियाज़ उसे इंदौर से दूर फेंकने के लिए घर से निकला, लेकिन लाश को पकड़ने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वह एक्टिवा पर लाश लेकर घर से निकला तो गली के आवारा कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हुए भौंकने लगे। कुत्तों से बचने के लिए इम्तियाज़ ने एक्टिवा की गति बढ़ा दी, जिससे कि संतुलन बिगड़ जाने से लाश घर से 300 मीटर दूर ही नीचे गिर गई। इससे इम्तियाज़ डर गया और लाश एक खाली प्लॉट में फेंककर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने फिरोजा को पूरी बात बता दी कि लाश उसने कहीं फेंकी है। इसलिए सुबह लाश मिलने पर फिरोजा बिना चेहरा देखे ही उसे बबलू की लाश बताते हुए रोने लगी, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया। पुलिस ने इम्तियाज़ और फिरोजा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, चाकू और एक्टिवा भी बरामद कर ली। पुलिस ने मात्र 10 घंटे में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इंदौर संभाग के एडीजी वरुण कपूर ने डीआईजी रुचिका वर्धन ने इस केस को खोलने वाली पुलिस टीम को बधाई दी। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी को सुनकर समझ नहीं आता कि क्या कहें और क्या ना कहें, लेकिन हकीकत यही है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है दामेश साहू जी का। दामेश साहू जी ने स्टोरी को लाइक किया है, तो दामेश जी तहे दिल से धन्यवाद स्टोरी को लाइक करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद अगला कमेंट आया है युवराज सिंह जी का। युवराज सिंह जी वो हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं और रेगुलर स्टोरी को वॉच करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट भी करते हैं। और इन्होंने कमेंट किया है, आई एम गेटिंग मोर एडिक्टेड टूवर्ड्स योर स्टोरीज़। तो युवराज सिंह जी तहे दिल से धन्यवाद कि आप स्टोरी को इतना लाइक करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना सपोर्ट करते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाकर रखिए, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं भी हूँ और तभी मैं अपने चैनल को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा मेरे पास अगला कमेंट आया है सैम 6095। इन्होंने लिखा है कि एन 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में उन्हीं मोहम्मदन लेडीज़ ने
मोदी के अगेंस्ट वोट दिया है, जिनके लिए ट्रिपल तलाक का जो मैटर है वो मोदी जी ने स्टॉप करवाया था। तो सैम जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपनी अपनी फितरत है। मोदी जी ने जो करना था वो उन्होंने किया, वो जिन जिन की भलाई कर सकते थे उन्होंने उनके लिए किया। लेकिन इसके बाद कौन उस चीज़ को अप्रिसिएट करता है, कौन उनके सपोर्ट में खड़ा होता है और कौन उनके अगेंस्ट में, ये तो फिर इंसान का अपना अपना नेचर है और इंसान की अपनी अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है। सो इट्स ओके। मुझे नहीं लगता कि इस पर टीका टिप्पणी की जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है। लेकिन हकीकत बात ये है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसका अप्रिशिएशन भी बनता है, उसका आभार व्यक्त करना भी बनता है जब हमारी बारी आए। तो चलिए, इस लाइफ है ये और हमारे इंडिया का पॉलिटिक्स है। तो तहे दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, और आपके जो भी पिछले कमेंट्स हैं उनका जवाब भी मैं रेगुलर वीडियोस में साथ साथ देती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।